कर दिया। हाँ। यस। नमस्कार। बात दर बात के नए एपिसोड में हम आज बात करेंगे किसानों को लेकर। किसान कानून जब से बने हैं, भारत सरकार ने जब से 3 कानून बनाए हैं किसानों को लेकर के, तब से देश में लगातार चर्चा हो रही है। और पिछले कुछ दिनों से तो चर्चा पूरा राष्ट्रीय हो चुकी है, इसलिए कि देश भर के किसान दिल्ली आ रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इन बिलों को, ये जो आपने कानून पास किया है उसको रद्द कीजिए, क्योंकि उन्हें संदेह है कि जो बिल आए हैं उससे किसानों को जो हक मिलने चाहिए, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, उसमें दिक्कतें आएंगी। हालांकि सरकार कह रही है कि सारे कानून हमने बनाए हैं किसानों की मदद के लिए। तो हमारे साथ हैं मंजुल भारद्वाज जी इस पूरे प्रसंग पे चर्चा करने के लिए। मंजुल भाई, आपका स्वागत है। स्वागत है सभी व्यूअर्स का जो हमें स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मंजुल भाई, हम एक भूमिका रखना चाहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो किसान को कहा गया कि किसानों के लिए जमींदारी प्रथा का अंत किया गया, जमींदारों से मुक्ति दिलाई गई किसानों की। बड़ा अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जमींदारों के मातहत किसान थे और उनकी बड़ी बुरी गति थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जमींदारी हटने के अलावा किसानों के लिए क्या किया गया? भारत सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? जैसे हम देखते हैं कि आजादी के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। तो जो एक आम इंसान की जरूरत होती है कि पहले वो अपनी आजीविका चाहता है, फिर वो अपनी सुरक्षा चाहता है, फिर वो सपने जो देख रहा है उसको साकार करना चाहता है। तो जो सरकारी कर्मचारी रहे उनके लिए तो सरकार ने ये देखा कि आजीविका के लिए उनको नौकरी दी, और नौकरी के साथ साथ इतने पैसे उनको दिए, इतने वेतन दिए जिनसे उनका खाना पीना जीवन चले। उसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की कि पेंशन मिलेगी, और रिटायरमेंट के बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको पेंशन मिलती रहेगी, एक निश्चित रकम मिलेगी, और उससे आप अपना जीवन यापन करते रहेंगे। और किसानों के जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उनकी आय में निरंतरता थी, क्योंकि लगातार हर महीने को सैलरी मिलती रही, बोनस भी मिलता रहा। बहुत जगह कंपनियों के लिए में तय हुआ कि बोनस भी मिलेगा, तो वो अपने सपने भी पूरे करने की स्थिति में रहे। लेकिन किसानों के साथ क्या? किसानों को खेत तो मिले, खेतों पे अधिकार तो मिले, लेकिन बाकी अधिकार उनको नहीं मिले कि उनकी आजीविका कैसे सही तरीके से चले। उनको जब किसान बुजुर्ग हो जाएं तो उनका किसानों के लिए कोई रिटायरमेंट योजना ही नहीं सरकार के पास कभी रही। 72-73 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, और भारत किसानों का देश है हम कहते रहे, लेकिन 73 सालों में भी किसानों के रिटायरमेंट की एज तय नहीं हुई। सबके रिटायरमेंट की एज है। तो किसान क्या आजीवन जब तक जिंदा रहेगा खेतों में काम करता रहेगा? और क्या अगर वो बीमार पड़ जाए, वो बुजुर्ग हो जाए, वो काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? इस पे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बहरहाल मंजूर भाई, अभी जो 3 जो कानून बनाए हैं सरकार ने और जिसपे हंगामा मचा हुआ है, उसका थोड़ी सी हम चर्चा कर देना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके सामने ये स्थिति बन जाए कि भाई, कई लोग कह रहे हैं कि किसान चाहते क्या है, सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि किसान इतना हंगामा मचा रहे हैं, क्या 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 वाकई की सरकार खिलाफ है? तो हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो एक कानून बना है वो कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण। सरकार कह रही है कि आप मतलब किसान अपनी फसल मंडी से बाहर बेच सकते हैं, और मंडी भी वैसे ही बनी रहेगी, जिसको MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बना रहेगा और उनको मिलता रहेगा। लेकिन किसानों को लगता है कि जब मंडी खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे करके ये MSP जो है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो 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 कॉर्पोरेट कंपनी वाले आएंगे खरीदार बन करके, वो इतने ताकतवर हो जाएंगे कि MSP को चलने नहीं देंगे, मंडियों को खत्म कर देंगे। ये किसानों की शंका है। दूसरा है उसमें कि किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी बड़ी कंपनी के साथ, कॉर्पोरेट कंपनी के साथ फार्मिंग कर सकते हैं, और सरकार कह रही है कि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, 3 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। किसानों को पेमेंट की बड़ी समस्या होती है कि किसान अनाज अपना बेचता है, उसको 1 महीना 1.5 महीने के बाद पेमेंट मिलता है और सही कीमत नहीं मिलती है।
तो कह रहा है, सरकार कह रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कीमत तय कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको कंपनी पेमेंट करेगी। लेकिन जो किसान है वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो बिना बना लेंगे, लेकिन उससे किसान जो है वो बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, वो उनकी दया पे रहेंगे, वो चाहेंगे तो खरीदेंगे फसल अनाज और चाहेंगे तो नहीं खरीदेंगे। और तीसरा जो कानून बना है वो ये है कि बड़ी जो कंपनियां हैं जो आवश्यक वस्तुएं जो अनाज है उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको मतलब स्टोरेज में रख सकते हैं, जमा तो सरकार कह रही है कि इससे जो है निवेशकों को फायदा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। जो कोल्ड स्टोरेज की समस्या है उसमें समस्या दूर होगी, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तरक्की होगी और इससे किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन किसानों का मानना है कि ये जो स्टोरेज का जो प्रावधान होगा और जब बढ़ेगा तो इससे उनका दखल बढ़ेगा और मार्केट में कालाबाजारी होगी। किसानों को इन तीनों में से किसी कानून से फायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए किसान कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप ये तय कर दीजिए कि इससे ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इससे कम में अगर कोई खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर जेल होगी। ये सर किसान की मांग है। किसान को एक सामने एक और खतरा है मंजुल भाई, कि किसान कह रहे हैं कि सरकार जो है हर जगह बिजली प्राइवेट कंपनियों को देनी जा रही है। बिजली जो है चूंकि या तो जब साइंटिफिक खेती नहीं होती है तो फिर प्रकृति पे आधारित है किसान, कि वर्षा जब होगी तो खेती होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। और वह तो अब जब साइंस पे आधारित है तो कृषि के लिए बिजली बहुत जरूरी है। डीजल से किसान खेती नहीं कर सकता, डीजल में सब्सिडी भी खत्म करने की बात की जा रही है, चूंकि कह रही है सरकार की बिजली है तो डीजल के यूज कर रहे हैं आप, और डीजल जिस तरह से महंगा हुआ है उसमें यह भी खतरा बढ़ा है कि कल किसान खरीदने की स्थिति में नहीं है। तो बिजली का जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जो सब्सिडी मिलती है किसानों को बिजली पे वो खत्म हो जाएगी। ये सारी आशंकाएं हैं किसानों के सामने और सरकार कह रही है किसान को कोई गुमराह कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई किसान को कोई गुमराह कर रहा है या किसान की शंकाएं सही है या किसान नहीं जानते हैं सरकारी कानूनों के बारे में? 7.5 मिनट यानी कि 7.5 मिनट में आपने बहुत बढ़िया समस्या को और किसानों के चुनौतियों को रखा है। मित्र, किसानों की चुनौतियां या किसानों की आशंका निराधार नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। सबसे पहले कि जब भूमंडलीकरण के यानी कि निजीकरण के यानी कि देश में निजी पूंजी जो कि कॉरपोरेट के थ्रू आएगी, उसके हितैषी मनमोहन सिंह ने 2005 से लेकर के 2009 तक जब पहली यूपीए सरकार हुई उसमें केवल 4 महत्वपूर्ण विधेयक जन विधेयक पारित हुए थे। उसके बाद जो है वो संसद बिक गई और उसके बाद से यानी कि 2009 से लेकर के अब मोदी के 6 साल के कार्यकाल को मिला दें, यानी कि पिछले 11 साल जो हुए हमारी बिकी हुई संसद में, बिकी हुई मैं ये कह रहा हूं कि जो भी निर्णय हुए हैं, बिल पारित हुए हैं, वो केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये संसद जो है ये बिक गई है। जो भी पार्टी रही वो पहले सत्ता वाली पार्टी को कॉर्पोरेट ने चंदा दिया। अब जो हमारी वर्तमान सरकार है वो तो बड़ी ईमानदारी से चोरी करती है। वो ये कहती कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हमारे इलेक्शन बॉन्ड ले लीजिए, खरीद लीजिए, और उन्होंने कानून बना के इसको सार्वजनिक नहीं करने की मांग भी की। ये बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है क्योंकि भूमंडलीकरण यानी कि निजीकरण और लिबरलाइजेशन जो है उसमें पहले लिखा गया बिंदु है, ये जान लीजिए कि जो स्टेट है यानी कि जो सरकार है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो जनता के लिए सेवा वाला काम होगा। सेवा वाला काम यानी कि जो जनता को सुरक्षा मुहैया कराएगा, और वो सुरक्षा मुहैया कराने की बात है कि ये जो किसानों को 3 काले कानून, या आपने बहुत सौम्य शीर्षक रखा है, ये किसानों को जो है कमजोर नहीं करना चाहते,
ये सरकार यानी कि भूमंडलीकरण की ये सरकार, यानी कि करोड़पतियों की दलाल ये सरकार, ये दलाली में इतनी काली है कि ये सबसे, जो किसी देश का एक स्वाभिमान होता है उसका अंतिम सिरा है किसान, उस अंतिम सिरे को ये घर से बेदखल करना चाहती है। और ये जो आपने पहले बताया कि किसान किसी भी उसमें उसको बेच सकते हैं, तो ये भी एक झूठ है। इससे पहले भी पैदावार किसान की बाहर बिक रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? आप दिक्कत ये कर रहे हो कि जो एपीसी जो मार्केट है उसमें तो आप टैक्स लगाएंगे, लेकिन एक पैन कार्ड कोई भी ले आएगा, वो पैन कार्ड लाके किसान की फसल खरीद लेगा, वो उसको पैसा दे या ना दे, किसान जो है वो क्या नाम है, अगर तकरार करेगा तो एसडीएम के पास पहुंच जाएगा। अब आज की तारीख में देख लीजिए, इस भारत सरकार में सबसे बड़ा संविधान, अच्छा संविधान होने के बावजूद एसडीएम सुनता है किसी की? और एसडीएम जब सुनेगा नहीं तो किसान तो वैसे मारा जाएगा, उसके पास कोई रीएड्रेसल ट्राइब्यूनल नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, जो उछाल आप देखिएगा प्राइवेटाइजेशन के पहले दौर में आया, पहले 5 साल में आया, वो उछाल जो है वो जानबूझ के कॉर्पोरेट जो है वो एक एक पैसा लगाती है मार्केट में। यानी कि कॉर्पोरेट जैसे एक झूठ का विज्ञापन करने के लिए उसका बजट होता है, तो वो बाजार को अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक जानबूझ के पैसा और पूंजी का निवेश करती है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो सारे मार्ग अपना लेती है, उसके बाद वो कसती है फंदा। तो ये फंदा कसने की पुरजोर कोशिश है, पुरजोर कोशिश नहीं, ये पूंजीपतियों की दलाल सरकार ने ये काले कानूनों से कर दी है, इसलिए किसान रास्ते पे है। और आपने मित्र जी बोले बोले। और आपने जो शुरुआत में कहा कि ये जो शहर में बैठा हुआ, जो हर कोई आज छाती पीट के ये कह रहा है मैं भी किसान का बेटा, मैं भी किसान का बेटा, चाहे वो पुलिस वाला हो, वो अपनी उम्र, अपनी उसकी 30 साल की उम्र का होगा, वो 50-60 साल के ऊपर लाठी बरसा रहा हो किसान के ऊपर, ये वो सरकारी बाबू हो, वो नेता। मंजुल भाई की आवाज लगता है नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही है। इनको एक और क्योंकि हाँ, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके आका जो है किसान नहीं है, इनके आका वो पूंजीपति हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए इनको पैसा दिया है। मंजुल भाई एक बात मैं और कहूं कि एक धारणा बनी हुई है अभी, जो बन रही है टीवी पे, टीवी के माध्यम से, या जो पढ़ा लिखा शहरी वर्ग है उसके माध्यम से, कि किसान आंदोलन में सिर्फ पंजाब के किसान शामिल हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मंजुल भाई का कट गया है, ये हम कंटिन्यू करते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों के किसान जो हैं वो नहीं आंदोलन में शामिल हैं, ऐसा एक भ्रांति फैलाई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं बात कर रहा था मंजुल भाई कि एक भ्रांति फैलाई जा रही है, या ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस आंदोलन में सिर्फ जो है पंजाब के किसान शामिल हैं, इसलिए कोई सरकार मतलब कांग्रेस सरकार, उसको जो है गुमराह कर रही है, सरकार के खिलाफ खड़ी कर रही है। ये एक आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जो देश जब आजाद हुआ, जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ और खेती पे काम हुआ, तो पहला काम हुआ कि भाखड़ा नंगल बांध बांधे गए। भाखड़ा नंगल बांध की वजह से पंजाब और हरियाणा को उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला, कि जो सिंचित भूमि थी, सबसे ज्यादा सिंचित भूमि वहां आई। फिर जब हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा में भी आजमाई गई, और देश जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन ये जो क्रम था वो पूरे देश में नहीं फैला हरित क्रांति का। तो पंजाब के किसान जो है समृद्ध हुए, हरियाणा के किसान भी समृद्ध हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश खास करके ये दो प्रदेश हैं जिनके किसानों के सामने स्थिति ये रही कि आप तो पंजाब में चलिए मंडी है, लेकिन बिहार में मंडी भी नहीं है। बिहार में
पैक्स के हिसाब से अनाज बेचे जाते हैं, किसान अपने अनाज बेचते हैं। पैक्स में क्या व्यवस्था है कि वो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है जो सरकार ने, उसके आधार पे किसान पैक्स आता है अपने अनाज लेकर के, लेकिन वो अनाज जो लेकर के आता है उसमें पैक्स का जो चलाने संचालक होता है वो तरह तरह से किसान को परेशान करता है। वो वजन में कमी बता देता, किसान समझिए 50 किलो का एक बोरा बना के लाता है, वो कहता है 48 केजी है। फिर वो कहता है नमी है इसमें, फिर वो कहता है कि इसमें खखरी है, भौठा है, इसमें जो है मिट्टी है, और वो कह के 2 किलो और काट लेता है। तो समझिए 50 किलो अनाज जो है वो 47 किलो, 48 किलो, 46 किलो करके वो लेता है। तो समझिए वो 10 बोरा है तो 40 किलो अनाज तो ऐसे करके मार देता है। फिर वो उसके अकाउंट में आने की बात करता है, और वो अकाउंट में कई दफा जो है महीनों बाद, मतलब 1 महीना 1.5 महीना के बाद पैसा आता है। तो किसान जो है उसको, चूंकि वो 6 महीना या 5 महीना खेती में लगा हुआ है और वो अपनी तैयारी करता है कि भैया इसके हिसाब से प्लानिंग करता है। आप इसको ऐसे दर्द को समझिए कि एक नौकरी वाले आदमी को अगर 2 महीना सैलरी नहीं मिलती है तो पसीना छूट जाता है, और एक किसान जो 6 महीना मेहनत कर रहा है उसको 6 महीना बाद फसल आती है, उसको उम्मीद रहती है कि फसल आएगी और उसके बाद पैसा हमारे पास आएगा और हम ये चीजें करेंगे, अपने बेटे से पढ़ाने से लेकर के बाकी सारी चीजें। लेकिन वो किसान जो है पैसे के लालच में, या कहिए कि पैसा उसके चूंकि जरूरी है, लालच गलत शब्द मैंने यूज किया, पैसा उसके लिए जरूरी है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि छोटे व्यापारियों को सामान बेचता है। और अगर समझिए कोई वस्तु की कीमत जो है 1500 रुपये क्विंटल तय हुई है तो वो 1200 में 1100 में बेचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो जो बनिया है, जो व्यापारी है, वो कहता है 2 दिन के बाद हम पैसे दे देंगे। और फिर हमने देखा मंजुल भाई कि वही बनिया रसीद लेकर के पैक्स में जाता है और वो अपना रसीद लेकर के, क्योंकि किसान के रसीद पे वो बिकता है अनाज, तो वो अनाज वही बनिया बेच देता है वहां, और सीधे जो है 400 रुपये का फायदा कमाता है पर क्विंटल। ये सरकार का इस पे ध्यान नहीं है। फिर उसमें गौर कीजिए कि सरकार सारे अनाज नहीं खरीदती है किसानों से, कुछ खरीद लेती है। और फिर आप देखिए कि बिहार या उत्तर प्रदेश जो इलाका है जहां मैं जानता हूं कि वहां छोटे किसान ज्यादा हैं। हालांकि देश में सीमांत किसान का मतलब होता है कि जिनके पास 4 बीघा से कम जमीन है, 2.5 एकड़ से कम जमीन है, उसको सीमांत किसान मानते हैं। तो 80% भारत के किसान जो है सीमांत किसान है। तो 4 बीघा खेती करने वाला किसान जो है वो किसी लड़ाई में शामिल होने की हैसियत नहीं रखता है, उसकी आजीविका मुश्किल से चल पाती है। तो किसान इतने कमजोर हैं कि उसके लिए दिल्ली आना आसान काम नहीं है, उसके लिए आंदोलन में 10 दिन बैठना आसान काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसान जो है सरकार के इस कानून से खुश है, वो किसान खुशहाल है। और मैं बोलूं, बिहार और उत्तर प्रदेश से किसान खेती पे आश्रित नहीं है। अब आप ये जान लीजिए, बिहार, इसलिए आप गौर कीजिए कि सबसे ज्यादा नौकरियों के लिए पलायन करने वाले लोग हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। वो चाहे कश्मीर देखिए या पंजाब देखिए या हरियाणा देखिए या महाराष्ट्र देखिए, जहां भी देखिए वो वॉचमैन से लेकर के खेतों तक में काम कर रहे हैं, वो बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो मजदूर बन गए हैं। अब मैं अपना उदाहरण दूं आपको कि मेरे पिताजी जो है अच्छे किसान थे, ज्वाइंट फैमिली के। अब मेरी स्थिति है कि हम चूंकि 3 भाई, हमारे पिताजी 4 भाई, फिर उनके अलग, तो हमारे पिताजी के फिर हम 3 लड़के, हमारे खेत बट गए। अब हमारे अगर खेती करने जाएं तो हमारा खाना भी नहीं चल पाएगा, कपड़े कहां से खरीदेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे, उनके लिए सपने कैसे देखेंगे, सवाल ये है। तो भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है? भारत सरकार कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात तो कह रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खेती में क्या थी? अब कह रही है कि सरकार कह रही है कि आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन ये बताइए कि 3 या 4 बीघा जोत वाला किसान क्या कॉर्पोरेट कंपनियों को डील कर पाएगी? जब छोटे छोटे व्यापारी को खत्म करने की साजिश चल रही है और जियो मार्ट जो चलाया गया है उसमें छोटे छोटे व्यापारियों की हालत खराब की जा रही है, तो किसान की क्या बिसात है? तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरी लड़ाई है उसमें जो कह रहे हैं जो लोग कि भाई किसान नहीं आ रहे हैं, या कह रहे हैं कि वो हम किसान के बेटे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं किसान के बेटे हैं, दूसरे अधिकारी कह रहे हैं किसान के बेटे हैं, मैं कहता हूं किसान के बेटे नहीं है। किसान के बेटे होते तो इन कानूनों का विरोध करते और सरकार से कहते कि हम पुलिस
जो वाले हैं वो किसानों पे डंडे नहीं चलाएंगे, पानी की बौछार नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो वाकई संकट में हैं। किसान अगर सही होता तो मैं नौकरी करने के लिए शहर नहीं आता। कोई किसान, क्योंकि किसान जहां रहता है, गांव जो है, अच्छी हवा है, बढ़िया पानी है, उसके बड़े घर हैं, वो छोड़ करके क्यों छोटे या बड़े शहर में आता है एक जो है झोपड़पट्टी में रहने के लिए? किसान का बेटा या उसका भाई क्यों आता है रहने के लिए, या एक छोटी सी नौकरी करने के लिए क्यों तैयार हो जाता है किसान का बेटा? जाहिर है किसानों के साथ जो स्थिति है वो बहुत खराब है। तो ये संवेदना जो है, दुख की बात है कि भारत किसानों का देश है, लेकिन संवेदना जो है किसानों को लेकर के लगभग खत्म हो गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं मंजुल भाई कि ये संवेदना जगाने का काम या किसानों को वापस अपनी सही नागरिक बनाने की दिशा में कैसे काम हो सकेगा? सही नागरिक या वी द पीपल या भारत के लोग, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, और उसी लड़ने के लिए अपने हकों को हासिल करने के लिए किसान आज सड़क पे हैं। और मोदी की ये खासियत है, मोदी या संघ जो आरएसएस है, वो हमेशा झूठ पे चलते हैं। वो झूठ उनके हमारे सामने है। और मोदी या संघ की यह हालत है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो मोदी जी कहते हैं उसका इलाज मत कराइए, उसको मरने दीजिए, उसको मार दीजिए। जैसे वो नोटबंदी के बारे में बोले थे कि काला धन वापस आएगा, तो पूरा नोटबंदी कर दिया। जैसे कोरोना से लड़ना था तो पूरा देश का ताला लगा दिया। वैसे ही जो आपने बात रखी कि भाई एमएसपी मंडियों में रेगुलर नहीं मिल रहा है, ये सच है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि मंडियां ही बंद कर दो। और आपने कहा कि बिहार में पैक्स है, वो मंडी नहीं है, तो वो नीतीश कुमार और उसकी सरकार ने खारिज किया है। वो चाहते तो मंडियां बना सकते थे। हमारे ऊपर ये है कि कोई भी यंत्रणा सरकार की जो है वो निष्ठार्थ रूप से काम करे, इसलिए सरकार बैठाई जाती है। अब सरकार वो यंत्रणा खत्म कर रही है। जैसे महाराष्ट्र में एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव है, और वहां कॉटन जो है वो है, और भी फसलें हैं। आप प्याज देख लीजिए, आप और सब्जियां देख लीजिए। तो मामला ये है सीधा सीधा कि ये झूठे लोग हैं, ये झूठा मोदी है, झूठी इसकी सरकार है। इसको जो आपने कहा कि सरकारी नौकरों को ये पेंशन भी दे रहे हैं, तनख्वाह भी दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं, तो ये एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ये मैक्सिमम क्यों नहीं करते हैं? मामला ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है मंडियों में, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस तंत्र को काम करना चाहिए। लेकिन ये जो किसानों को जिलाए रखने के लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको चूंकि यहाँ कुछ धांधली होती है, उसके बिना पे ये उसको खत्म कर देना चाहते हैं। यानी कि आप देखिए, भूमंडलीकरण के बाद 1990 के पहले किसान गरीब थे इस देश में, लेकिन क्या आपने सुना था कि आत्महत्या कर रहे हैं किसान? तो ये भूमंडलीकरण में भारत सरकार मनमोहन सिंह से लेकर के मोदी तक, ये जो सत्ता के 16 साल हैं, इन 16 सालों में इन्होंने तय कर दिया है कि किसान को आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। आज हमारे किसान इन काले कानूनों के विरोध में ठंड में सड़क पे हैं। ये कोई संवेदना है? और मैं ये बता दूं कि ये जो पूंजीपति हैं, ये पूंजीपति जो ढांचा ग्लोबलाइजेशन का है, आप दुनिया में कोई भी किसान देख लीजिए, ये जो कॉर्पोरेट खेती की बात कर रहे हैं ना, अमेरिका में ये लागू है। तो अमेरिका में ये 50 साल 40 साल से लागू है। वहां क्या हुआ? वहां पहले आबादी समझिए कि खेती पे जो है 70% थी, वो आज आके 30% हो गई है। और वहां के किसान को आज कॉर्पोरेट खेती होने के बाद भी घाटा होता है, लेकिन वहां घाटे के सिवाय वहां तंत्र मजबूत है। वो अपने किसानों को भारत के किसान के मुकाबले 2200 गुना सब्सिडी देता है। आप ये देखिए, तो जहां कॉर्पोरेट खेती पहले जिनकी नकल ये करना चाहते हैं, वहां किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करती है, और वहां के किसान खुशहाल नहीं है। अब वो सबसे ज्यादा अगर कोई अमेरिका में गरीब है तो वो वहां के किसान है। तो वो जो फेल हो चुका मॉडल है, वो ये भारत में क्यों थोपना चाहते हैं? ये मोदी जी जो है, मुझे लगता है मित्र, क्यों थोपना चाहते हैं? और इसका सीधा सीधा और भी कारण है, मैं एक मिनट और लूंगा। ये मामला केवल किसानों को अपनी जमीन से बेदखल करने का नहीं है, ये समाज में एक फूड सिक्योरिटी है, उस फूड सिक्योरिटी को खत्म करने का काम है।
आज जो सरकार खरीद करती है एमएसपी पे, और वो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भंडारण करता है उसका, वो अनाज जो है वो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी आता है, वो मिड डे मील में भी आता है, और वो लाखों मजदूरों को सब्सिडी देने के काम आता है ताकि वो भूखमरी से ना मरे। आप सोचिए, ये महान मोदी जी ने ताल ठोक के कुछ दिनों अमेरिकी बिजनेसमैन से कहा कि मैं 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त अनाज दे रहा हूं। अगर वो एमएसपी पे नहीं खरीदा होता तो ये महोदय वो अनाज 5 किलो में हालांकि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो फ्री अनाज देने के लिए सीना ठोक सकते थे क्या? नहीं, उस पे तो चलिए कई लोग ये भी कहते हैं जो शहरों में आ गए हैं, गांव छोड़े हुए, जिनके दादाजी ने जब गांव छोड़ दिया था, सर्विस सेक्टर ने यही तो किया। सर्विस सेक्टर को मजबूत करने में क्या किया आपने कि गांव को बर्बाद कर दिया। और गांव से जो निकल करके आ गए 2 पीढ़ी पहले, उनको लगता है कि गांव में जो है लोग जो है काम नहीं करना चाहते हैं, या गांव में जो है किसान बदमाशी कर रहे हैं, ये लोगों में भाव बन गया है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं मंजुल भाई कि अगर हम बहुत पीछे, थोड़ा सा पीछे लौटे, बहुत पीछे भी नहीं लौटे, तो मुझे याद है कि जब मेरे पिताजी अच्छे खासे किसान थे, और लेकिन मेरे पिताजी और उनके साथ ढेर सारे अच्छे सारे किसान थे। अभी हमारे गांव में एक और किसान, समझिए कि उनके पास 80 बीघा खेत, मैं उदाहरण देता हूँ, 80 बीघा खेत है, और वो दोनों लड़के उनके इंजीनियर हैं, और वो खेती नहीं करते। अब वो बुजुर्ग हो गए तो अब वो भी खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो खेत बेचने की तैयारी कर रहे हैं। बंटवारा दोनों भाई में हो रहा है। तो बताइए कि 80 बीघा जोत का किसान, हमारे यहाँ 80 बीघा जोत का मतलब होता है कि बहुत अमीर आदमी है ना। मतलब 4-5 बीघा में भी इतनी उपज हो जाती है, 200-250 मन अनाज हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण इलाका हमारा है। लेकिन तो 80 बीघा खेत का जोत वाला किसान भी जो है किसानी नहीं करना चाहता है। इस पे सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एक कि जिससे उसकी जो सुरक्षा की बात आती है, जो हमने पहले कहा, आजीविका, सुरक्षा और सपने वो पूरे नहीं होते। गांव को पूरी कंप्लीटली जो है कंगाल होने दिया। उस शुरुआत से गांव पे नजर ध्यान नहीं रही सरकारों की। ये सरकारों ने तो और जो है प्राइवेट कंपनियों के लिए प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, और सारी जगह कारपोरेट कंपनियों को लगा रही है। और लग रहा है कि जो है, चूंकि ये तो सरकार ही वैसे लोगों की सरकार है, इनके लोग तो शहरी, तो कहा ही जाता था कि बीजेपी शहरी लोगों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है। तो अब ये हिंदू हिंदू करके ये जरूर जो है गांव में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन गांव इनके सोच में नहीं है। जैसे जब ये पार्टी आ रही थी बीजेपी वाजपेयी जी के दौरान, तो मुझे लगा था कि ये गाय की बात करते हैं। तो गाय बचाने के लिए जरूरी है कि आप गांव को बचाइए, और गांव बचाने के लिए जरूरी है कि किसान को बचाइए। गाय जो है मंदिर के बाहर चारा खिलाने से 2 गाय खड़ी कर दीजिए और लगाएंगे 2 रुपए की घास खिलाएंगे, उससे गाय नहीं बचने वाली है। और न ही गाय जो है वो गौशालाओं से बचने वाली है, जो ढोंग कर रहे हैं ये लोग कि हम इतने हजार गायों को गौशालाओं में रखते हैं। हमको याद है हमारे गांव में जब हम छोटे थे तो 200-200, 300-300 जानवर, मवेशी होते थे। जानवर कहना गलत शब्द है, मवेशी होते थे। और मवेशियों का झुंड जो है खेतों में चरने जाता था, और शाम में जिसको गोधूली बेला कहते हैं, कि इतनी गायें, इतने मवेशी आते थे, गली में आते थे, इतनी धूल उड़ जाती थी कि धूल धूल हो जाता था। गोधूली बेला नाम ही इसलिए पड़ा। आज गांव जो है सुनसान है, मवेशी नहीं है गांव में, क्योंकि खेती खत्म हो गई मवेशियों से। उसके अलावा जो गौ पालन का काम करते थे वो कौन करते थे? आज जो वहां रह गए हैं, ज्यादातर गरीब लोग छूट गए हैं गांव में। ज्यादातर 90% लोग जो हैं गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए छोटा सा घर है। वो घर में रहेंगे, अपनी बेटी को रखेंगे, अपनी बहू को रखेंगे, खुद रहेंगे, या गाय पालेंगे। अब तो हमारे गांव में बकरियां भी बहुत कम हो गई है, समझ लीजिए मंजुल भाई। तो ये जो खत्म हो रहे हैं, लगातार चीजें खत्म हो रही है, हमारी हमारी जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें, गाय, गोबर, गांव, नदी, ये सब जो खत्म किया जा रहा है। और हमारे यहाँ देखिए कि बालू जो है, नदी का पानी पहले इस्तेमाल करते थे किसान, नदी का बालू ले जाते थे किसान घर बनाने के लिए और चीजों के लिए। नदी में मछलियां पकड़ते थे किसान और गांव में रहने वाले लोग। वो सारा टेंडर कर दिया गया है, हालांकि ये मनमोहन सिंह के जमाने से टेंडर किया गया है। अभी हालत ये है कि नदी से इतना बालू निकाल लेते हैं ठेकेदार कि नदी में बालू बचता ही नहीं है, मिट्टी हो जाती है, मिट्टी निकलती। ये हालत कर दी है गांव की इन लोगों ने। और इसमें खाली मोदी सरकार दोषी नहीं है,
हमारी कांग्रेस सरकार ने भी वही किया, उसने भी बर्बादी को, गांव को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये कहते हैं कि भैया जो है गांव के लोगों के यहाँ जो है इन्होंने पैसे पहुंचाए, डायरेक्ट पंचायतों को पैसे दिए और पंचायतों में विकास आया। विकास तो आया, लेकिन वो विकास किस तरीके का आया? वो विकास आया कि पैसे लेकर के दारू पीने लगे लोग, तो समृद्धि इतनी आ गई, खाम खा बिना कोई काम नहीं किया और पैसे आ गए तो काम करने से कतराने लगे वो लोग। या शहरों में चले गए, शहरों में गए और उनके यहाँ जो है 10,000 रुपया या 20,000 रुपया अगर घर भेज रहा है तो उसको लगा हमको काम करने की जरूरत नहीं है। किसान भी चले गए और मजदूर भी चले गए, जो बच गए वो सब बेकार बच गए। जो जुआ खेलते हैं, जो ताड़ी पीते हैं, जो दारू पीते हैं, ऐसे लोग गांव में ज्यादातर बच गए। अब ठीक है, कुछ नए युवक जा रहे हैं गांव और वो चाह रहे हैं खेती करना, लेकिन उनके लिए आसान नहीं है मंजुल भाई। कारपोरेट कंपनियां इसीलिए घुस रही है, और कारपोरेट कंपनियां आज जो घुस रही है तो बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत लंबे समय से, आप सही कह रहे हैं, भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं। तो भूमंडलीकरण के बाद जो है स्थितियां और बिगाड़ी गई है कि किसान कि गांव, हमको याद है कि गांव में पहले जो है लोग मिट्टी से नहाते थे, कपड़े धोने के लिए एक छोटा सा साबुन आता था लोकल लेवल का, शैम्पू वहां नहीं था। आज जो है गांव में बिना पैसा के आप जीवन नहीं जी सकते थे, तब बिना पैसा का जीवन था। हम ये नहीं कह रहे कि वही रहना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से मानसिक शारीरिक सुरक्षा समृद्धि भी बढ़नी चाहिए थी। आप भीख में कह रहे हैं कि हम ये डोनेशन दे रहे हैं, ये सब्सिडी दे रहे हैं, और ये सरकार कह रही है हम सब खत्म कर देते हैं क्योंकि सब्सिडी नहीं देना है, हमको अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो उन्होंने अलग साजिश रची, इन्होंने अलग साजिश रची, और फाइनली होता क्या है कि कारपोरेट कंपनियां जो है वो हावी होती चली जा रही है। और किसानों को बचना, हमें लगता है ठीक है ये आंदोलन हो रहा है और ये सरकार हो सकता है कल ये चेंज कर दे और कहे कि हाँ हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही अनाज बिकेगा, नहीं बिकेगा तो केस हो जाएगा, ये कानून भी बना दे। लेकिन मैं कहता हूं कि उसके बाद भी किसानों की सुरक्षा नहीं हो सकती। क्यों? हम एक उदाहरण आपको देते हैं मुंबई शहर का, कि मुंबई में एक प्रावधान है कि कॉपीराइट एक्ट जो है कहता है कि भाई आपको एग्रीमेंट बनाना है, कॉपीराइट एक्ट के तहत इतनी रॉयल्टी मिलेगी, फलाना मिलेगा। लेकिन पर क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट बनाते हैं और एग्रीमेंट झूठा हो जाता है, वो पैसे कम देते हैं, टीडीएस काट लेते हैं और टीडीएस नहीं भरते हैं, जीएसटी ले लेते, भरवा देते हैं राइटरों से या दूसरे लोगों से, और जीएसटी ये खुद नहीं भरते हैं। तो बंबई जैसे शहर में जागरूक लोगों के साथ इस तरह का धोखा करती है कॉर्पोरेट कंपनियां। और कॉर्पोरेट कंपनियां खाली धोखा इतना नहीं करती है, वो कहती है हमारी शर्तों पे आपको सबको करना होगा, हम जब चाहेंगे पैसे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीना लिखा है, लेकिन वो 6 महीने बाद पैसे देंगे, उसमें तरह तरह के से काट लेंगे। तो जब इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ कॉर्पोरेट कंपनियां इस तरीके के व्यवहार कर सकती है, तो गरीब किसानों के साथ क्या करेगी, ये सोचने का विषय है। तो हमको मंजुल भाई आपसे ये संवाद अब करना है कि किसान ऐसे हालात में अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। देखिए, आपने जो बात की गांव की, मैं जब मैं अपने बचपन को याद करता हूं तो मेरे नाना के यहाँ 50-50 गाय होती थी और उनको चराने के लिए मैं भी गया हूं। और तब हमने गौशाला, इसका नाम मैंने तो नहीं सुना, मैंने हजारों गाय एक साथ देखी हैं। मूल बात यह है कि ये जो झूठा और विकारी संघ है ना, ये इसको बाड़ा पसंद है। ये क्या करता है कि पशु मवेशियों को ले लीजिए और व्यक्तियों को ले लीजिए, ये हमेशा उनको भीड़ बना के उनको खड़ा करना चाहता है, और ये गवर्नेंस इसको आती नहीं है। गवर्नेंस में आपने अभी कुल मिला के इज इक्वल टू बटा 2 मोदी प्लस कांग्रेस सरकार दोनों कर दिया, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने भूमंडलीकरण शुरू किया, मनमोहन सिंह ने संसद बेच दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह जो व्यक्ति थे, जो अमेरिकन लॉबी के सामने हथियार नहीं खरीदे और नहीं झुके, उनकी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म थी। नंबर 2, कांग्रेस राज और मोदी राज के फर्क को आप देख लीजिए कि कांग्रेस जो है वो खुले आम पूंजीपतियों के लिए कभी फेवर में नहीं दिखी, उसने हमेशा जन सरोकारी निर्णय लिए, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि मोदी खुले आम पूरी नंगई के साथ ये कहता है कि कितना ही कोई मोर्चा निकाल लो, कितना ही कोई विरोध कर लो, मैं पूंजीपतियों के साथ हूं, मेरा
इस देश में अगर कोई राज करेगा तो मैं दलाल बना रहूंगा और पूंजीपति राज करेंगे। नहीं ये दो लेकिन मंजुल भाई, मंजुल भाई, नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें इसमें थोड़ा सा मैं खाली एडिशन कर दूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अभी हम देख भी रहे थे, तब तो हम पत्रकारिता में नहीं थे, कि महेंद्र सिंह टिकैत जो है तब बड़े किसान नेता माने जाते थे, और महेंद्र सिंह टिकैत का इतना नाम हो गया था, दिल्ली को उन्होंने घेर लिया था और कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने जितनी बड़ी रैली की थी उस समय किसानों की, उतनी बड़ी रैली, उतना बड़ा जमावड़ा हुआ नहीं था। और सरकार के साथ सरकार बातचीत करने को तैयार हुई, लेकिन कहा गया कि महेंद्र सिंह टिकैत जिन मांगों के साथ चले थे वो मांगे पूरी नहीं की जा सकी, सरकार ने उनको भरमा लिया और वो भटक गए। इस बार कहा जा रहा है कि ये जो किसान आ रहे हैं, ये किसान अपनी मांगे मनवा करके दम लेंगे, भटकेंगे नहीं। लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि अगर किसान वो सरकार मान भी ले कि हाँ मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उस पर अगर कोई नहीं खरीदारी करता है तो हम जो है केस करेंगे। लेकिन एक तरफ आप जब ये मनवा भी लेते हैं, दूसरी तरफ एक कानून बना हुआ है जो कह रहा है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब खेती करेंगे और कोई डिस्प्यूट होता है तो न्यायालय नहीं आएंगे, आप डीएम तक में निपटा दिया जाएगा, अधिकारी ही निपटा देंगे। जो आपने पहले कहा एसडीएम की बात कर रहे थे, वो डीएम तक ले जाते हैं। तो ऐसे में कैसे किसान बचेंगे, हम इसकी बात करना चाहते हैं। पार्टियां तो दोनों पार्टियां एक जैसी है, मैं बोल रहा हूं अभी भी। हाँ, थोड़ा ये है कि थोड़ी उनमें लाज थी, इनमें लाज नहीं है, इतना ही अंतर है। लेकिन ये जो है ना, बिल्ली को इन्होंने ही घर दिखाया है कि यहाँ पे मलाई रखी रहती है, आओ। छीका दिखाने का काम जो है ना, ये कांग्रेस नहीं किया है, मनमोहन सिंह नहीं किया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कंटिन्यू करें आप प्लीज। भाई, मैंने अपने युवावस्था में हरियाणा में चौधरी देवीलाल को चलो दिल्ली वोट क्लब ये नारे लगाते हुए सुना है। मैं हरियाणा से हूं। तो सवाल ये है कि बात एक होता है कि सत्ता का अपना एक इकबाल होता है, तो कांग्रेस ने उस इकबाल को कभी नीचे नहीं गिरना दिया। आप इसमें बात कर सकते हो, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वो काला धब्बा था। नहीं, कांग्रेस ने भी किसानों के साथ धोखा किया, मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने भी किसानों के साथ धोखा किया। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के साथ उन्होंने अभी तक एक कम से कम जिस बात को आप ये कहना चाहते हैं कि एमएसपी योग्य नहीं है, लेकिन एमएसपी का आधार तो उन्होंने दिया जिससे आप बार्गेन कर सकते हो। जैसे आपने ये कहा कि वो कॉर्पोरेट कंपनी जो है और इतना सब कॉपीराइट होने के बाद भी पूरा पैसा नहीं देती है, लेकिन यहाँ एमएसपी जिसको कि मैं हमेशा इसको उसमें फेवर में रहा हूं कि उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस करना चाहिए, जो स्वामीनाथन ने लागू कमेटी ने भी कहा, रिकमेंड किया, लेकिन वो लागू करने की बजाय ये उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं। और यही नहीं खत्म कर देना चाहते हैं मित्र, मैं आपको एक और बात याद दिलाऊं कि कॉर्पोरेट खेती करने का जो लैंड सीलिंग एक्ट है, मोदी पूरी नंगई बेशर्मी से ये चाहते हैं कि ये 3 काले कानून के माध्यम से अगला जो कानून वो लाएंगे, वो कानून लाएंगे कि वो जो लैंड सीलिंग एक्ट उसको खत्म कर दिया जाए और उसके बाद जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कितनी ही जमीन खरीदी करें और वो फिर अपना कॉर्पोरेट खेती करें। इसके इसीलिए ये एक केवल ये विरोध नहीं है, ये विरोध किसानों का समग्र है। और पहले में ये अंतर है कि अब जो किसान बैठे हैं वो किसान केवल नेता के नारे पे नारा नहीं लगा रहे हैं, वो हर एक किसान इन कानूनों को पढ़ करके उसका पॉइंट बाय पॉइंट किसका क्या असर हम पे होगा, वो सरकार के मंत्रियों को आंख में आंख डाल करके बता रहे हैं। मतलब एक कोई नेता नहीं है। और एक और खास बात है कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि ये केवल पंजाब के किसान है, तो पंजाब के किसान है तो उनको सपोर्ट हरियाणा के किसान क्यों कर रहे हैं? अगर वो पंजाब के किसान है तो यूपी के किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर क्यों रोका हुआ है? नोएडा का चिल्ला बॉर्डर क्यों रोका हुआ है? अगर वो केवल पंजाब के किसान है तो एमपी के किसान क्यों आ रहे हैं? अगर वो केवल पंजाब के किसान है तो तमिलनाडु के किसान क्यों आ रहे हैं? अगर वो केवल पंजाब के किसान है तो कर्नाटक के किसानों ने क्यों कहा कर्नाटक बंद करेंगे? अगर वो केवल पंजाब के किसान है तो महाराष्ट्र के किसान क्यों ताल ठोक रहे हैं यहाँ से? सवाल ये है कि जो पंजाब में 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, उसको निर्लज्ज मोदी सरकार ने नहीं सुना और अब जो है
किसानों ने पहली बार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत जी ने वोट क्लब में भर दिया था, लेकिन ये पहली बार इतिहास में हो रहा है पूरी दुनिया में कि इतने ज्यादा संख्या में किसानों ने किसी देश की राजधानी को चारों तरफ घेर लिया है। और ये जो इनकी स्ट्रेटेजी थी कि हम दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, अब वो किसानों ने उसको अपना वरदान बना लिया है कि हम यही सड़क पे मरेंगे। और देखिए, किसान 2 या 3 जो हम तक खबर पहुंच रही है कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, वो इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं। तो किसानों ने ये जाना है कि ये जो मोदी जी चाह रहे हैं ना, और झुंझुना दे रहे हैं कि भैया मैं आपके घर को जला दूंगा, ठंड में आप उससे सेकिए और आपको अपने का सपनों का घर वापस दे दूंगा। और ये मित्र मेरे जो एक और खास बात है, केवल आंदोलन ये किसानी को बचाने का नहीं है, ये लोकतंत्र और जमहूरियत में प्रतिरोध कितना जरूरी है, ये उसका सबसे बड़ा प्राण फूंकने वाला है। और मैं ये बता दूं कि ये जो वर्दीधारी बेटे हैं ना, जो ठोक रहे हैं ताल, इनको भी दिल्ली में जब लाल कोट वालों ने ठोका था, तब ये भी अपने पुलिस हेडक्वार्टर पर भीख मांगने गए थे कि हमारी काले कोट सुरक्षा वाले थे, निश्चित हाँ। करो। तो ये जो पुलिस वाले आज छाती ठोक के किसान का बेटा, तो ये जान लें कि आज ये किसान के साथ नहीं खड़े हुए, वो बाबू जान लें कि आज किसान के साथ नहीं खड़े हो गए, तो मोदी ने इनडायरेक्टली नीति निर्णय लेकर के कॉर्पोरेट को ही आईएएस आईपीएस ऑफिसर लगाने की नीति तय कर दी है। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि यूपीएससी से आप सेलेक्ट होंगे और टैलेंट के बल पे आ जाएंगे, आप ही आईएएस आईपीएस बनेंगे। मोदी जो है वो केवल पूंजीपतियों के लिए है और उनकी ही दलाली करेगा, ये जान लीजिए। नहीं तो सवाल है मित्र, जब किसान जो है, हम जब किसान बनते हैं और किसान बन के मांगने जाते हैं, सरकार किसी और को बना देते हैं। भारत किसानों का देश था, लेकिन आज तक कोई किसान नेता भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना। भारत के प्रधानमंत्री एडवोकेट बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री दूसरे विशेषज्ञ बनते हैं, चाय बेचने वाले तक बन जाते हैं, लेकिन कोई किसान भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना। चौधरी चरण सिंह अगर बने भी, एक किसान आए चौधरी चरण सिंह, तो उन्होंने संसद का मुंह नहीं देखा। एक और देवेगौड़ा किसान नेता बन करके आए, उन्होंने क्या किया 1 साल में? तो किसानों को लगता है, मुझे लगता है कि किसानों को देश की राजनीति अपनी मुट्ठी में पकड़नी पड़ेगी। ये जो शहरी लोग जो शासन कर रहे हैं बैठ करके, या जो कुछ लोग कराना चाहते हैं, चला रहे हैं सत्ता को, इस पे काबू करना होगा किसानों को। जब तक किसान, मतलब ये तय करना पड़ेगा कि जो किसान होगा वही हमारा नेता होगा। हम क्या होता है, चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, कुर्मी बन जाते हैं, भूमिहार बन जाते हैं, है ना। तो इसके बजाय हमको किसान बने रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक किसान अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा, जब तक किसान सत्ता पे अपनी पकड़ मजबूत नहीं करेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये निराशा दिखती है फिर। आपने बिल्कुल सही कहा है। बात यह है कि सत्ता पे जो बैठे वो किसान हो तो अति उत्तम, लेकिन अगर किसान नहीं भी है तो उसको किसानी की जो संवेदनशीलता है, किसानों की समस्याओं के प्रति उसका जो खुला मन है, वो होना बहुत जरूरी है। अब मैं ये बात करूं कि हमारे संविधान में बनाने वालों में कितनी महिलाएं थी, और जब संविधान लागू किया गया तो उसमें वोटिंग का अधिकार सबको बराबर दिया गया। तो इस बात मित्र संवेदनशीलता की है। और अगर किसान का ये जो नेतृत्व अभी आ रहा है बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद, मैं ये देख रहा हूं कि 20 साल बाद या रिसेंट समय में तमिलनाडु के किसान जरूर जंतर मंतर पे बैठे, वो अपनी हड्डियां लेके भी बैठे, लेकिन निर्लज्ज हमारे प्रधान सेवक को उनको मिलने के लिए समय भी नहीं मिला, वो उनसे मिले भी नहीं, वो चले गए। नहीं तो इसको समझिए, वो तो उस समय चले गए। आज इतना बड़ा आंदोलन है तो वो देव दिवाली तो मना रहे हैं, लेकिन किसान उनको कबूतर और तोता और मोर के साथ तो समय बिताने का समय होता है। वो देव दिवाली नहीं मना रहे, वो देव मित्र, वो देव दिवाली नहीं मना रहे, वो भोंडा तमाशा कर रहे हैं। जब उनकी उम्र से भी बुजुर्ग, और ये पंजाब के जो किसान हैं, ये कोई फौज की में सेवा से रिटायर्ड है, कोई 71 की लड़ाई लड़ चुका है, और उनकी मतलब प्रधान सेवक की उम्र से ज्यादा उम्र दराज लोग ठंड में बैठे हैं,
और ये भोंडा जो है प्रदर्शन कर रहा है, नाच रहा है उन कृत्रिम रोशनी में, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और यही वजह है। लेकिन मित्र, नेताओं का दोष तो अलग है, अपनी जगह है, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जो किसानों के बेटे, पोते, भतीजे, भाई जो सरकारी नौकरियों में हैं, जो प्राइवेट नौकरियों में हैं, उनकी संवेदना क्यों मर गई? वो क्यों लाठी चला रहा है? क्यों एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ कि भैया हम किसानों पर लाठी नहीं चलाएंगे क्योंकि हम किसान के बेटे हैं? एक सेना का अर्धसैनिक बल वाला नहीं खड़ा हुआ कि मैं भी किसान का बेटा हूं। वो जो पुलिस आईएएस ऑफिसर बोल रहा था, आईपीएस, कि मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे लगा वो नकली किसान का बेटा। किसान का बेटा होता तो किसानों से बहस नहीं करता, वो सरकार से बहस करता कि किसान क्यों आए हैं, हमको क्यों नौकरी करनी पड़ी तुम्हारी। तो मैं शर्मनाक कह है रहा कि हूं कि हमारी, शर्मनाक जो है, शर्मनाक है। हमारे किसानों के अपने बेटे पोते ही शर्मनाक स्थिति में लाके खड़े किए। किसी पॉलिटिशियन की इतनी औकात नहीं है मित्र हमारे देश में कि वो किसानों की इतनी बड़ी आबादी को गधे की तरह या कहिए भेड़ की तरह हैंडल करे। ये हमारे ही बेटे, पोते, भतीजे, भाई हैं जो नासुकरे निकले, जो खेत से पढ़ के बड़े होते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, और अंबानियों जैसों के या पूंजीपतियों के, जिनके बाप ने खेत नहीं देखा, लूट करके देश को खाया, उनकी चाटुकारिता, उनकी चमचागिरी में लग जाते हैं। हमें अपने गिरबान में झांकने की ज्यादा जरूरत है मित्र, हमको दूसरे को कहने के बजाय। क्योंकि हमने जो सही है है। सबसे बड़ा हमने सबसे बड़ी गलती यही की है कि हम किसानों ने अपने बेटों को पढ़ाया और पढ़ा करके उनको आईएएस ऑफिसर बनाया, और उसके बाद वही आईएएस ऑफिसर किसानों के लिए खराब बिल बनाने में हेल्प करते हैं। किसानों ने अपने पोतों को आईपीएस ऑफिसर बनाए, वही आईपीएस ऑफिसर जो है दिल्ली या मुंबई या कहीं कमिश्नर बन करके किसानों पर लाठी चलवाता है, बीडीओ बन करके किसानों के साथ, उनके साथ रिश्वतखोरी करता है। तो हमने अपने बेटे पोतों को ही नहीं संभाला, उनको ये संस्कार नहीं दिया। तो ये दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा मित्र। आपको हमको अपने गिरबान में झांकने पड़ेगा और हमारे जो बेटे पोते हैं उनको समझाना पड़ेगा कि तू किसान है या नहीं है। सही कहा आपने। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जो थे वो मंत्री बन गए आज, और वो कह रहे हैं कि मुझे ये बैठे हुए जो सड़क पे है ये किसान नहीं लगते। उनको मालूम है, उनको यही नहीं पता कि किसान होना और किसान मजदूर होने में क्या फर्क है। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि इस आत्म संवेदना को जगाना पड़ेगा। जो गोदी मीडिया मोदी की जय जयकार कर रहा है, उसको झक मार के सिंगू बॉर्डर या गाजी बॉर्डर उसमें जाना पड़ रहा है। यही किसानों की ताकत है। और देखिए मित्र, आजादी और हक मुफ्त में नहीं मिलते हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद एक मध्यम वर्ग जो शहर में तैयार हुआ, सुनिए, शहर में तैयार हुआ और बैठ गया कि हम जो है वो क्या नाम है वो प्लास्टिक खाने लग गए, तो प्लास्टिक खाने से जीवन नहीं चलेगा। जीना है तो रोटी चाहिए, और रोटी तब आएगी जब किसान जिंदा रहेगा, और किसान जिंदा रहेगा उसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये धीरे धीरे पूरा भूमंडलीकरण और पूरी ये जो सरकार है ये आपको फांसी पे लटकाने वाली है। देखिए मित्र, हम मेरी उम्र समझिए 50 साल हो गई। मैंने देखा कि 50 सालों में किसान की स्थिति लगातार बदतर होती चली गई। समझ गए? मैंने इन 50 सालों में, हमारे पिताजी को बड़ी उम्मीद थी खेती से, खेती बढ़िया उन्होंने की भी, लेकिन हमने 50 साल में देखा कि खेत लगातार बिखरते चले गए, किसान टूटते चले गए, और किसान के बेटे नहीं चाहते हैं खेती करना। किसान भी नहीं चाहता कि उनका बेटा खेती करे। अब ये दृष्टि की कमी है, वो अलग बात है, लेकिन सवाल है उनके सामने जो हालात लाए गए कि जो भी चपरासी की भी नौकरी करता है वो हर महीने 20,000 15,000 महीने कमाता है, 10,000 रिश्वत खाता है, 25,000 जमा करता है, लेकिन एक किसान जो है अपने बनियान फटी हुई नई नहीं खरीद पाता कि बनियान फट गई है तो नहीं। हमने अपने पिताजी को देखा है, पिताजी हमारे जो है बड़े किसान थे, लेकिन तब भी उनके बनियान में छेद रहता था। मेरी बनियान में छेद कभी नहीं देखेंगे आप। तो ये जो स्थिति है, दशा है किसानों की और जो नौकरी करने वालों की, ये जो अंतर है। और हम जब आ जाते हैं किसानी छोड़ करके, हमें पिता ने पढ़ाया और हम आ गए शहर में, तो हम उसी किसानों को गलियाने लगते हैं। ये जो एहसान फरामोशी है हमारे खून में, हमें इस खून को कैसे धोना है, हमें ये सबक कैसे सिखाना है किसानों को कि तू जो
चिल्ला रहा है, नौकरी पा रहा है और कह रहा है कि मैं 25,000, 50,000, लाख रुपए जो है ये ले रहा हूं। अब एक बात मैं बताऊं अब मित्र आपको, जब देश आजाद हुआ और बंगले बनाए गए इनके अफसरों के, बड़े अफसरों के और मंत्रियों के, तो वहां पे 5-5 एकड़, 10-10 एकड़, 15-15 एकड़ के बंगले बने मित्र। और उस बंगले में खेत रखे गए कि वो खेती करेंगे और खेती की समस्याओं को समझेंगे और किसानों के लिए काम करेंगे। कितनी अच्छी योजना थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज उन बंगलों में, हम तो जानते हैं बिहार पटना में, बताऊं आपको, बंगले जो है शादी पे लगाते हैं, वो वहां टेंट लगाया जाता है, ब्याह होता है, वो भाड़े पे देते हैं। खेती नाम की चीज नहीं होती है। तो ऐसे नेताओं के भरोसे कलेक्टर जो है इतने बड़े बंगलों में क्या करते हैं, कहां खेती करते हैं? तो ऐसे कलेक्टरों के भरोसे, ऐसे आईपीएस ऑफिसरों के भरोसे, ऐसे अधिकारियों मंत्रियों के भरोसे अगर देश में किसानों की बेहतरी चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है ड्रामा होकर रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। रोते पीटते फाइनली मर जाएंगे। मुझे ये चिंता हो रही है। उसको कैसे सुधारें ये बताइए, इस पे कुछ है दृष्टि? उसके सुधार में आपने शुरुआत में एक भूमिका में कहा था, सबसे पहले यह है कि किसान को उचित दाम मिले, पहली बात। और उचित दाम के साथ, उचित दाम मतलब मिनिमम नहीं मैक्सिमम मिले, और उसका खेती पे जीवन यापन चले। अब वो खेती पे जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, और जब खेती पे जीना उसका तय हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, तो उसकी जब वृद्धावस्था हो तो उसकी पेंशन हो, और जब ये आए, खेती जब घाटे का नहीं फायदे का सौदा बनेगी, तब स्थिति पलटेगी। और तब तक किसानों को और पूरे संवेदनशील समाज को, अपने किसानों, अपने अन्नदाता को बचाए रखने के लिए उनके इस संघर्ष में साथ देना पड़ेगा और प्रो फार्मर नीतियां बनानी पड़ेंगी। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और किसान भी ये जानते हैं, इसलिए अब वो हद हो गई, बस हो गया, एनफ इज एनफ। अब वो आर पार की लड़ाई करने के लिए अपना घर बार छोड़ के ठंड में सड़क पे हैं, और वो सड़क को आबाद कर रहे हैं। और यही रहा तो बहुत देर नहीं लगेगी। सत्ताएं तो छोड़िए, ये किसान जो है संसद को उखाड़ने की ताकत रखते हैं। इसलिए पूरे समाज को और सरकार को होश में आते हुए किसानों को संवेदनशील तरीके से इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। और जो शहरी समाज है, जो युवा है, जो डाटा में जो आईपीएल के बिके हुए क्रिकेट को देखते हैं, उनको अपने जमीर में झांकने की जरूरत है कि अनाज नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। मित्र, हमने जो है आपसे लंबी चर्चा की, और मंजुल भाई ने कई अच्छी बातें कही, कई अच्छी बातें आई सामने हमारे। लेकिन एक चिंता का विषय तो है कि किसान अगर नहीं रहेगा तो कौन अनाज उपजाएगा? क्या कारपोरेट कंपनियों के गुलाम बनकर रहेंगे किसान, जैसे आज़ादी के पहले थे देश में किसान? किसानों की हालत क्या थी आज़ादी से पहले? क्या वही पुनर्निर्माण हो रहा है? ये हमें विचार करने का विषय है। मंजुल भाई, आप प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हैं और किसान आंदोलन जिंदाबाद, हम उनके समर्थन में हैं जी। और दोस्त, हम ऐसे ही दूसरे कार्यक्रम को लेकर के आएंगे जहां हमारे लिए इश्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और बुनियादी इशू। हम हवाई इशू पे बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं सिनेमा का होने के बाद भी, सिनेमा में काम करने के बाद भी, सिनेमा के लिए काम करने के बाद भी, मेरा कोई भी कार्यक्रम सिनेमा पे हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पे करें, क्योंकि सिनेमा भी तभी है जब किसान बचेगा, जब मजदूर बचेगा, जब नागरिक बचेंगे इस देश के। तो आज आप सब लोग जो हमारे साथ उपस्थित थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजुल भाई, आपका धन्यवाद। हम फिर अगले दिन किसी नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।